नमस्कार। आप देख रहे हैं ये बेहद खास इंटरव्यू और आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि जैसे हमारी एक विश लिस्ट होती है कि इस बड़े गेस्ट से इंटरव्यू करना है, तो आज मेरे मेहमान हैं नीलकंठ मिश्रा, जो क्रेडिट स्विस के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और भारत के चीफ स्ट्रेटेजिस्ट हैं। इसके अलावा जो इक्विटी का उनका काम होता है उसके एशिया पैसिफिक के को हेड हैं और बड़े जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। नीलकंठ, आपने हमारे लिए बताया, आपका बहुत शुक्रिया। और ये भी बताना जरूरी है दर्शकों को कि आप हमारे बिहार की शान हैं। अब सीधे बात करते हैं बजट के बारे में। तो मेरा पहला सवाल ये है कि क्या ये कहना सही होगा कि एकदम नया डायरेक्शन चेंज है, आइडियोलॉजिकल चेंज है? आपको याद होगा नवंबर 15 को सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स का एक ढांचा प्रस्तुत किया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम करीब 2 लाख करोड़ खर्च करेंगे 5 साल तक, जब हम कंपनीज को ग्रो करने के लिए पैसे देंगे। ये भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि भारत सरकार कंपनीज को बोलती है अगर आप इतना रेवेन्यू जनरेट कर देंगे तो हम आपको पैसे दे देंगे। तो इसी से दिखना शुरू हो गया था कि सरकार अब किसी भी कॉस्ट पे ग्रोथ चाहती है। और ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, क्योंकि ग्रोथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है। तो बजट में भी ये देखने को मिला। जब हम बजट के प्रस्तावों को इवैल्यूएट करते हैं तो हमें ये भी दिखता है कि सरकार अपनी लिमिटेशंस को बखूबी समझ रही है। उनको समझ में आ रहा है कि हम चाहें तो बहुत खर्च कर सकते हैं, बट अगर ये खर्च करेंगे, जैसे मान लीजिए कि उन्होंने नरेगा के वेजेस को 202 रुपये पर डे की जगह 300 रुपये कर दिया, तो उससे काफी पैसा इकोनॉमी में चला जाएगा, लेकिन उसका बाकी की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा कि वो अर्बन रूरल माइग्रेशन, इन्फ्लेशन, वर्कर अवेलेबिलिटी, तो इन सब चीजों को देख के सरकार अभी भी समझ बूझ के खर्च कर रही है। और साथ में ये रियलाइजेशन है कि अगर हम खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन है कि हम कितनी जल्दी समझ बूझ के साथ ज्यादा खर्च कर सकते हैं, अगर ये लिमिटेशन है तो हम प्राइवेट सेक्टर पर रिलाई करें कि हम चाहें कि भाई लोगों की उम्मीद जो है वो, या जो एनिमल स्पिरिट्स कहते हैं मार्केट्स में, कि वो एलिवेटेड रहें, जिससे कि वो इन्वेस्ट करें, वो जाके खर्च करें, क्योंकि उनको फ्यूचर अपना ब्राइट दिखे। तो आई थिंक ये सब ध्यान में रखते हुए सरकार ने ग्रोथ को प्रायोरिटाइज किया है, जो इस आई थिंक सबसे खास बात है इस बजट की। बिल्कुल। तो इसको करने के लिए इन्होंने जो अपने लिए एम्बिशन सेट किया है और जितना पैसा उठाना पड़ेगा, उसके कोई रिस्क है? जी, सो आप देखें जैसे बॉन्ड यील्ड्स, जो इंटरेस्ट कॉस्ट होता है जिस पे सरकार पैसे उठाती है, तो बजट के पहले वो 5.9% था, कल वो 6.13 हो गया, आज थोड़ा कम है। लेकिन ये कॉस्ट भी जो इंक्रीज हुआ है, मेरे हिसाब से ये भी जब अगले 6 महीने में ये कम हो जाएगा। मुझे लगता है कि सरकार ने जो रेवेन्यू अजम्पशंस लिए हैं, जैसे सरकार ने कहा है कि अगले साल नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ जो है वो 14.4% होगी, राइट। मेरे हिसाब से ये कम से कम 17% होगी, 18 भी हो सकती है। अगर ग्रोथ इतनी ज्यादा होती है तो टैक्सेस भी ज्यादा आएंगे। इनफैक्ट सरकार ने जो टैक्स का ग्रोथ लिया है, मतलब आप FY22 और FY20 को कंपेयर करें अगर, तो कुछ 5% CAGR पे, मतलब एनुअलाइज ग्रोथ पे सरकार ने टैक्स का ग्रोथ लिया है, जो मेरे हिसाब से कम 8% या उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो जाहिर है कि जो फिस्कल डेफिसिट जो सरकार ने अनाउंस किया है वो डेफिसिट उससे कम आएगा, राइट। और जो बोरोइंग प्रेशर जिस कारण अभी यील्ड्स बढ़ी हैं वो भी कम हो जाएंगी। बट इस माहौल में, और एक और अच्छी चीज है इनफैक्ट, जो नेचर ऑफ फिस्कल स्टिमुलस जो सरकार प्लान कर रही है, इससे वो पीछे भी हट सकती है। एक बड़ी अच्छी चीज सरकार ने की कि 5 साल के लिए अपने पास फिस्कल स्पेस खरीद लिया। जैसे अभी क्या था कि पूरी दुनिया में हर सरकार का फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, तो सरकार ने कहा कि भाई देखिए अभी तो बढ़ा हुआ है और ये 5 साल तक बढ़ा रहेगा। ऐसे वो कर सकते थे कि नहीं भाई 2 साल में भी हम कम कर देंगे, उन्होंने कहा 5। तो उनके पास अब समय है कि वो इंडिया के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को, अर्बन सोशल सेफ्टी नेट को, अफोर्डेबल हाउसिंग को, इन सब चीजों पे अगर खर्च करना पड़े तो वो अगले 2-3 साल में प्लान करके खर्च कर सकते हैं। पर अच्छी चीज ये है कि अगर इकोनॉमी खुद से बहुत तेज हो गई तो इससे वो स्टेप बैक भी कर सकते हैं, क्योंकि जो 10-12 साल पहले जो हमने जो स्टिमुलस दिया था
उसका बहुत बड़ा भाग था जो 6 पे कमीशन में सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ गई थी। उसको आप अनवाइंड कैसे करेंगे? इसी कारण से जब इकोनॉमी खुद से भी चलने लगी तो सरकार खर्च कम ही नहीं कर पा रही थी। इस तरह के प्लान्स में एटलीस्ट वो ऑप्शन सरकार के पास है, तो इसलिए ये बहुत सारे मोर्चों पे ये बहुत अच्छे डिसीजंस लिए गए। ये इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा हमको और समझाइए। जो सरकार फिस्कल मैनेजमेंट को लेके इतना कंजर्वेटिव थी, अब क्या वो रेटिंग एजेंसी की चिंता नहीं करने का सोच गई है और ऐसा कर दिया कि 9.5, फिर 6.8 और 25-26 तक 4.5, 3% की हम बात करते थे कि ये लक्ष्मण रेखा है, क्रॉस नहीं करना है। अब एक देखिए, बिल्कुल मोटा अनुमान लगाएं तो 20-30 लाख करोड़ रुपए ज्यादा उठाएगी सरकार। तो इसको कैसे देखा जाएगा और ये कैसे अपनी स्टोरी को सेल कर पाएगी कि इसके लिए कोई फिक्र ना करें रेटिंग एजेंसियां? तो आप ये देखें कि पिछले 8-9 महीने में हर इकोनॉमिस्ट, हर ऑब्जर्वर यही कह रहा था कि सरकार को और खर्च करना चाहिए, और सरकार खर्च नहीं कर रही थी। तो लोग अनुमान लगा रहे थे कि शायद सरकार को रेटिंग एजेंसी का डर है, ये डर है कि भाई हम कहीं हमारी करेंसी बहुत वीक ना हो जाए। तो ये नंबर्स अनाउंस करके ये क्लियर हो गया कि सरकार को उस चीज का डर नहीं था, और अगर था तो अब गायब हो गया। उनको आई थिंक एक, और ये जस्टिफाइड भी है, तो और जल्दी भी किया जा सकता था कि जब इकोनॉमी को आपने लॉकडाउन में जकड़ा हुआ है, जब आप लोगों को कह रहे हैं कि भाई घर में बंद रहो, अभी बीमारी को अभी फैलने से रोकना है, तो आप जब फिस्कल स्टिमुलस देंगे तो उसका ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट आएगा जी। तो और ये चीज मैं भी उसी कैंप में था जो मैं एडवाइस कर रहा था मार्च अप्रैल में कि भाई आप अभी स्टिमुलस देने की कोई जरूरत नहीं है। अभी एक ही मुद्दा होना, एक ही पर्पस होना चाहिए गवर्नमेंट का कि कोई भूखमरी से ना मरे, कोई बहुत गरीब जो है वो कष्ट में ना आए, कोई कंपनी बैंकरप्ट ना हो जाए, क्योंकि जब आप लॉकडाउन करते हैं तो बहुत सारे लोगों को कष्ट होता है। उस कष्ट का आप निवारण करें, ग्रोथ अभी आपकी प्रायोरिटी नहीं हो सकती। तो सरकार इसमें बहुत ज्यादा आई थिंक उन्होंने काफी विचार किया होगा कि अभी अगर हम 1 रुपया खर्च करते हैं उसका कितना 2 रुपए का जीडीपी बढ़ेगा या आधा रुपए का जीडीपी बढ़ेगा। तो लॉकडाउन जब खत्म हुआ तब सरकार ने आई थिंक वो खर्च करने का डिसीजन लिया है। आप देखें कि रेटिंग एजेंसी क्या देखती है। रेटिंग एजेंसी देखती है डेट सस्टेनेबिलिटी, कि अगर कोई इतना उधार ले रहा है तो वो चुकता कर पाएगा कि नहीं। उसका चुकता करने के लिए वो जो एक डेट टू जीडीपी रेशियो होता है, कि आपने न्यूमरेटर में डेट लगा दिया और डिनोमिनेटर में जीडीपी लगा दिया। अब अगर आपका जीडीपी ग्रोथ ही नहीं होगा तो डेट तो एनीवे सस्टेनेबल नहीं होने वाला है। तो अगर आप 10 से 12% हर साल नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ नहीं ला पाते हैं तो एनीवे वो 85% हो या 88% हो या जितना भी हो, वो सस्टेनेबल नहीं होने वाला। तो अगर सरकार प्रूडेंटली खर्च करती है, जैसे बहुत लोग अभी भी बोल रहे थे कि अरे उनको बस पैसे फेंक देने चाहिए थे, या मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके, उस तरह के खर्चे पे जब सरकार का कंट्रोल नहीं है, इन्फ्लेशन पे क्या होगा ये सब पता नहीं है। अगर सरकार सोच समझ के कह रही है कि हम सड़क बनाएंगे, हम लोगों को पानी देंगे, हम लोगों को वैक्सीनेट कराएंगे, हम लोग रेलवे में केपेक्स करेंगे, अफोर्डेबल हाउसिंग, तो अगर ये प्रूडेंटली खर्च कर रही है, इससे ग्रोथ बढ़ती है और डेट की सस्टेनेबिलिटी इंप्रूव होती है। तो इसलिए और मेरा ये भी मानना बहुत दिन से रहा है कि जैसे केंद्र सरकार के बजट में अगर केंद्र सरकार 100 रुपए खर्च करती है, 90 से 91 रुपए पे सरकार का कंट्रोल नहीं है। आपको पुराने लिए हुए लोन्स पे इंटरेस्ट देना होता है, आपको लोगों की मतलब सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह, पेंशन, डिफेंस का खर्चा, जो स्टेट्स को ग्रांट्स ट्रांसफर होती हैं, जो ये पीएम किसान, फूड सब्सिडी, ये सब आप जोड़ लें तो 90-91% तो आपका ऐसे ही चला गया। और ये ऐसे भी 6-7% पे ग्रो करता है। अगर आपकी ग्रोथ ही नहीं आएगी तो आप बाकी चीजों पे कहाँ खर्च करेंगे। जैसे मान लीजिए हेल्थ केयर पे खर्च करना है, जैसे मान लीजिए अर्बन सोशल सेफ्टी नेट बनाना है, तो आपके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो यू हैव टू ग्रो आउट ऑफ द प्रॉब्लम, आपको ग्रोथ को प्रायोरिटाइज करना है। और मेरे ख्याल से ये मैसेज जो सरकार ने डिलीवर किया है, इसी से आई थिंक मार्केट वगैरह भी काफी उत्साहित हो गए। बिल्कुल। तो ये बताएं आपकी अभी जो इमीडिएट डिबेट चली थी वो ये थी कि इमीडिएट जरूरत ये है कि जो गरीबी और बेरोजगारी और इनइक्वालिटी का इशू है इसको तत्काल एड्रेस किया जाए। अब ग्रोथ का पाथ ये होता है कि अब हम फोकस ढंग से काम करेंगे, थोड़ा टाइम लैग होगा। क्या ये अफोर्डेबल है? ये तो एक कुछ हद तक ये पॉलिटिकल डिसीजन है।
राइट, कि हम जो लोग कष्ट में हैं, जिन लोगों के बिजनेसेस पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है लॉकडाउन का, ज़्यादातर छोटी फर्म्स हैं, वो बड़ी फर्म्स तो काफ़ी अच्छा कर रही हैं, तो हमें सबको दिख रहा है, छोटी फर्म्स को बहुत कष्ट हुआ है, गरीब लोगों को बहुत कष्ट हुआ है, नरेगा का डिमांड अभी भी एलिवेटेड है, और जो शहरी गरीब हैं इनके पास तो नरेगा भी नहीं है, राइट, वो तो बेचारे उधार लेके खा रहे हैं, और ये बात सरकार को भी पता है। अब मुश्किल ये है कि वो पैसे या वो जॉब्स वो कैसे मुहैया कराएं, कैसे उन लोगों तक पहुंचाएं, तो इसकी प्लम्बिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती है, राइट। जैसे नरेगा में क्या है कि वो पाइपलाइन बनी हुई है, उस पाइपलाइन में पहले काफी मतलब डर्ट था, लीकेज होता था, लेकिन अब वो लॉस होता था, वो अब लॉकेज को उन्होंने लगा कि बंद कर दिया है। अर्बन नरेगा के लिए अभी पॉलिसी ही नहीं है। ये आई थिंक सरकार को भी पता है, और सरकार शायद इसके लिए कोशिश भी करेगी नए पॉलिसीज बनाने की, बट अभी पॉलिसी नहीं है, तो उसमें पैसे फेंकने से नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। तो कुछ हद तक ये पॉलिटिकल डिसीजन है कि हम ये 6 महीना 12 महीना ये रिस्क ले सकते हैं कि नहीं, कि और सरकार रिलाई कर रही है कि अगर ग्रोथ आती है, तो अगर इकोनॉमी को ग्रो करना होगा, अगर कंपनीज में ग्रोथ आएगी तो लोगों को हायर करेंगे, राइट। अगर आपने अफोर्डेबल हाउसिंग में अगर रियल एस्टेट सेक्टर अभी भी अच्छा कर रहा है, जनवरी के महीने में भी सेल्स अच्छे हुए हैं, तो लोग घर बनाएंगे तो उसके लिए आपको लेबर चाहिए। अगर इकोनॉमी में ग्रोथ होती है तो कुछ हद तक तो वो जॉब्स क्रिएट होंगी ही, और इनफॉर्मल सेक्टर को सपोर्ट करने का भी यही तरीका है। कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर कोई इनफॉर्मल फर्म है, ये छोटा वो किराने की दुकान है, आप सोचें कि आप उस तक पैसे कैसे पहुंचाएंगे, क्योंकि उनके धंधे के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, और न ही उनके बैंक अकाउंट के बारे में पता है, तो इस तरह के सिस्टम्स को डिजाइन करने में भी समय लगता है। तो मेरे ख्याल से ये डिसीजन सरकार ने लिया होगा कि अगर इकोनॉमी अच्छा करती है तो कुछ हद तक फायदा इनको होगा, और अगले 1.5-2 साल में अगर हम कोई अच्छा क्लीन मैकेनिज्म डिलीवर कर पाते हैं तो फिर हम उसको वैसे एड्रेस करेंगे। बिल्कुल। एक जो और कमेंट्री आई है वो ये है कि इस बजट में दरअसल स्टैंड अलोन रिफॉर्म की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जिसको कहते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, ऐसा कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? सवाल पूछने का कारण ये है कि ये कितना कन्विंस करेगा प्राइवेट सेक्टर को कि हाँ, अब हमारे लिए वो एक माहौल बन गया है जहां हम इन्वेस्ट करें। देखिए, प्राइवेट सेक्टर, हर आदमी जो है, हर बिजनेस जो है, वो अपना डिसीजन अलग रैशनल से लेता है। जैसे आप देखेंगे कि इस बजट के पहले भी एक सीमेंट कंपनी ने कहा कि हम कैपेसिटी एक्सपैंड करेंगे, उसी कंपनी के पेरेंट ने कहा कि हम पेंट बिजनेस में एंटर करेंगे, क्योंकि पेंट बिजनेस में बहुत पैसे बन रहे हैं। आप देखें जो एड्यूटेक और जो इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, इन सब में भर भर के पैसे लगा रहे हैं प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल वाले, तो ग्रोथ तो हो ही रही है, इन्वेस्टमेंट भी हो ही रहा है। तो जो इसमें और जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, जैसे आपने मान लीजिए लेबर को लॉज को बहुत हद तक सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये इस तरह के चेंजेस जो हैं, ये आप हर दिन कर नहीं सकते। बजट के अनाउंसमेंट्स को अगर आप देखें तो जो मेरे से मतलब जो ज़्यादा पॉलिटिकली अवेयर कमेंटेटर्स हैं, जो पॉलिटिक्स पे ज़्यादा कमेंट करते हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये प्राइवेटाइजेशन वर्ड बजट में आना अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि पहले मिनिस्टर को ही डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर कहा जाता था। जब डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री को का नामकरण फिर नया नाम दिया गया, तो उसको डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट कहा गया, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन नाम ही से डर लगता था पॉलिटिकली। अब आप कह रहे हैं कि भाई इन सेक्टर्स को अब ये नॉन स्ट्रेटेजिक हैं, इसमें या तो हम बंद कर देंगे या इनको बेच देंगे, प्राइवेटाइज कर देंगे, और उसमें बैंक्स को भी इंक्लूड कर लिया, जो अभी तक मतलब मैं भी बहुत दिन से रिकमेंड कर रहा हूं कि ये करना चाहिए, बट मेरी भी उम्मीद नहीं थी कि सरकार बजट में ये अनाउंस कर देगी, क्योंकि अभी वो फार्म लॉज को लेके इतना झगड़ा चल रहा है, अब उसमें एक नए फ्रंट पे प्रॉब्लम क्रिएट करना, तो शायद सरकार ये नहीं करेगी। तो ये जानकर अच्छा लगा। ये अगर प्राइवेटाइज एक आध बैंक हो भी जाते हैं इस साल, तो उससे इकोनॉमी को नियर टर्म तो कोई खास फायदा नहीं होने वाला, लेकिन जो सिग्नल लोगों को मिलता है कि जो चीज लोग 10 साल 20 साल से मांग रहे थे कि भाई आप इस तरह से रिफॉर्म करें, वो अब
सरकार करने वाली है। और क्या होगा कि जब मान लीजिए कि अभी जो भी PSU बैंक है उनमें से 2 को सरकार को चुनना है, वो चुनेंगे मोस्ट लाइक, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सबसे अच्छे बैंक को बेचो, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सबसे खराब बैंक को बेचो। मुझे पता नहीं सरकार क्या करेगी। अगर मान लीजिए सबसे खराब बैंक को बेचते हैं तो जो बाकी के PSU बैंक हैं उनको लगेगा कि यार अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं, नहीं तो ये बेच देंगे हमें भी, राइट। तो ये सिग्नल बहुत स्ट्रांग जाता है। तो मेरे हिसाब से ये छोटा मोटा रिफॉर्म नहीं है। एक सरकार अब समझ रही है कि बैंकिंग कैपेसिटी, फाइनेंशियल सिस्टम कैपेसिटी इंडिया में कम है। तो जब ग्रोथ पिकअप होगी तो फाइनेंशियल सिस्टम को उसको क्रेडिट मुहैया कराना होगा, और वो कहाँ से आएगा अगर PSU बैंक ग्रो नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से ये सब भी अच्छा है। इनफैक्ट ये जो बैड बैंक की भी जो बात हुई है, ये 3-4 साल पहले होता ज़्यादा अच्छा था, बट अभी भी हुआ है तो एटलीस्ट ये होगा कि जो बैंक मैनेजमेंट का टाइम उस बैड लोन्स को मैनेज करने में कि क्या करना है उसका, वो जो जाता था, मान लीजिए कि बोर्ड मीटिंग में अगर 10 घंटे के लिए अगर बोर्ड मिलता है 2-3 महीने में, तो 2 घंटा 3 घंटा उसमें जाता था। अब वो ग्रोथ पे आएगा कि भाई वो आपकी प्रॉब्लम गई। तो मेरे ख्याल से काफी अच्छे रिफॉर्म के प्रपोजल्स हैं, और ये छोटे मोटे प्रपोजल्स नहीं है, ये सरकार सच में अपना फुटप्रिंट श्रिंक कर रही है। बिल्कुल। आपने अभी थोड़ी सी कुछ इंडियन कंपनियों की चर्चा की, तो मार्केट के पर्सपेक्टिव से मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो अंडर द रडार कई चीजें होती हैं जो हमारे जैसे लेमैन को नहीं दिखती, कि इस बजट के बाद किस सेक्टर में, इकोनॉमी में नई थीम्स क्या इमर्ज होकर आने वाली हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं। तो इस बजट से नहीं, सिर्फ बजट जो है वो प्राइमरीली एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज होती है कि इतना टैक्स आएगा, इतना हम सरकार खर्च करेगी। इस साल के पहले तो मैं भी बोलता था कि बजट में पता नहीं क्यों इतना समय जाया करते हैं लोग, कि वो अकाउंटिंग एक्सरसाइज है। जो सरकार के अंदर भी लोग बोलते हैं कि अगर 91% खर्चा जो सरकार का है वो नॉन डिस्क्रिशनरी है, जो उसमें आपका कोई डिसीजन ही नहीं है, वो आपको हर साल खर्च करना ही पड़ेगा, तो बजट में इतना हल्ला गुल्ला क्यों होता है। बट इस साल थोड़ा कुछ ज्यादा था क्योंकि री एंकरिंग ऑफ फिस्कल डेफिसिट्स वगैरह होने थे, तो ये सब हुआ है। बट आई थिंक द चेंज इन ट्रेजेक्टरी वो पिछले 2-3 महीने से ही दिख रहा था। जो मैंने कहा जैसे PLI स्कीम्स अनाउंस हुई थी, तो हमारा ये कहना था कि देखिए अभी तक तो मार्च से मई जून तक लोग खाली ऐसे कंपनीज को खरीद रहे थे, के स्टॉक खरीद रहे थे जहां की FY22 यानी जो आने वाला फिस्कल ईयर होगा, वो उसमें किसकी अर्निंग गिरेंगी नहीं। तो उन्होंने स्टेपल्स खरीदा, हेल्थ केयर खरीदा, और सबके PE मल्टीपल्स, जो वैल्यूएशन मल्टीपल्स हैं, वो काफी बढ़ गए। फिर धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि नहीं IT सर्विसेज भी ऐसा ही है कि वो उसको धंधे में इतना रिस्क नहीं, तो उन्होंने खरीद लिया। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर ग्रोथ रिवाइव होती है तो बैंक्स के लोन बुक्स पे अच्छा असर पड़ेगा, उनके जो एग्जिस्टिंग बुक में पेन है, जो उन्होंने लोन्स दिए हैं उनमें कितने प्रतिशत लोन खराब होते हैं, वो कम हो जाएंगे। और जैसे 2 साल पहले तक अगर एक बैंक्स में के प्रॉफिट में एक नंबर कहते हैं, उसको PPOP बोलते हैं, प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कितना पैसा बना, उसके बाद जो लोन्स खराब हुए हैं उनके लिए बैंक्स प्रोविजन करती हैं, और फिर वो नेट प्रॉफिट होता है। तो जो प्रोविजंस हैं वो 85% ऑफ PPOP हो गए थे। यानी अगर बैंक वो धंधा चला के 100 रुपये बनाती है तो 15 रुपये का प्रॉफिट होता है, 85 रुपया प्रोविजन हो जाता है। अगर वो 80-85 का अगर 60 हो जाता है तो 15 रुपये का प्रॉफिट 40 हो जाता है। वैसे ही अगर ग्रोथ के आसार इंप्रूव होते हैं तो लोग केपेक्स करेंगे। और ये जो है ना, ये इकोनॉमी में इसमें भी थोड़ी भेड़चाल होती है। जैसे जो मार्केट्स में भेड़चाल की बात हम करते हैं, वो इकोनॉमी में भी भेड़चाल होती है। अगर एक सीमेंट कंपनी ने कहा कि भाई हम अब कैपेसिटी लगाने वाले हैं, तो बाकी लोग बोले हैं कि भाई अगर जरूरत है या नहीं, ये बात की देखते हैं। अगर हमारे पास बैलेंस शीट में जगह है तो हमें भी लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो मार्केट शेयर में और बड़ा हो जाएगा। जैसे टेलीकॉम में क्या हुआ, एक बड़ी कंपनी आई, उन्होंने उठा के एक तो मार्केट कंसोलिडेट करा दिया, दूसरा जो पुरानी टेलीकॉम कंपनी 2G लेके खींच रही थी उन सबको 2G को राइट ऑफ करा दिया, पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है 4G पहुंच गई। तो वैसे ही ये भी थोड़ी हद तक भेड़चाल होती है। तो अगर 4-5 कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी तो 10 और आ जाएंगी। जो भेड़चाल में गुड वर्सेस बैड की पहचान करने का फिल्टर क्या इस्तेमाल किया जाएगा? तो क्या होता है ना कि
अगर सब लोग एक साथ इन्वेस्ट करना शुरू करें तो फिर एक वेव ऑफ ग्रोथ आती है उसमें, और कुछ काफी लोगों को नौकरी मिलती है, फिर वो कंज्यूम करना शुरू करते हैं वगैरह वगैरह। सो आई थिंक एक इकोनॉमी में एक फेज आया था 2011-12 के बाद, जब ये साफ हो गया था कि बहुत करप्शन है, सरकार पे ट्रस्ट कम हो गया था, बड़ी कंपनीज पे ट्रस्ट कम हो गया था, बैंक्स में काफी एनपीए घुस गए थे, मतलब काफी लोन्स खराब हो गए थे। अब उस फेज को हम छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि जो कंपनीज हैं वो एक के बाद एक इन्वेस्ट करना शुरू करेंगी। ये बहुत अर्ली स्टेज है। आप जो प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं वो प्रॉब्लम भी आएगी। वो प्रॉब्लम इस तरह आती है कि जैसे ही वो लगा कि हाँ चलो अभी रियल एस्टेट में तेजी है, तो उसमें कोई वो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर, एक डेवलपर आ जाएगा जो लोगों को बेवकूफ बना के घर बेचने, कुछ को घर बनाना आता नहीं है वो, बट वो स्टेज आने में अभी समय है। ये मैं कहूँगा जो अर्ली स्टेज ऑफ रिकवरी में अभी अच्छी कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं, बड़े प्लेयर ही ठीक से काम करते हैं, बड़े प्लेयर ही कर पाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और, क्योंकि अब नजर रहेगी लोगों की कि इस बजट के बाद चर्चा है कि इन्फ्लेशन कैसा दिखलाई पड़ेगा और फिर इंटरेस्ट रेट कैसा दिखलाई पड़ेगा, और ये दो नंबरों की चर्चा बढ़ जाएगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट घटने का सिलसिला शायद बढ़ते हुए इन्फ्लेशन के कारण अब आरबीआई रोक ले। इस पर आपका क्या टेक है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको इवैल्यूएट करने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि FY22 ओवर FY20 का ग्रोथ कहाँ है, राइट? अगर जो रियल जीडीपी कहते हैं, तो फरवरी 2020 में, मतलब पैंडेमिक हिट करने के पहले, अगर FY20 100 था तो FY22 113 था। ठीक है, एक तो FY20 ही गिर गया क्योंकि लास्ट के 15 दिन में काफी जीडीपी का नुकसान हुआ, तो मान लीजिए कि बदला नहीं, 100 ही रहा। अभी जो सरकार बजट कर रही है ये सोच के कि 100 का 102 होगा, राइट? जो मैंने आपको कहा कि भाई नॉमिनल जीडीपी 18 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये 6 होगा। मतलब 100 का 102 सरकार मान रही है, IMF 102.6 पे है, हम कह रहे हैं कि 106 भी हो सकता है, फिर भी ये 113 से कम है। तो जो पोटेंशियल की बात करते हैं कि क्योंकि पोटेंशियल इकोनॉमी कहाँ से आती है कि वर्कफोर्स में एडिशन हुआ जा रहा है, राइट? करोड़ लोग हर साल नौकरी के मार्केट में, जॉब मार्केट में आ रहे हैं। तो अगर हम 113 के नीचे हैं तो इकोनॉमी में फिर भी स्लैक है। तो अगर आप प्रूडेंटली खर्च कर रहे हैं, अगर आप जो भी खर्च कर रहे हैं वो सोच समझ के और प्रोडक्टिवली खर्च कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन का रिस्क जब तक हम वो 113 का 118 नहीं होता है, और वो एक साल बाद वो 113 जो है 120 होने वाला था, तो जब तक वो जो लाइन थी उसको हम लोग वापस ब्रीच नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन का रिस्क मेरे हिसाब से कम है। दूसरी बात ये, जो अपना जो CPI देखें आप, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, इसमें फूड का बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है, उसका तो ग्रोथ से बहुत कम लेना देना होता है, वो तो खुद ही का डिमांड सप्लाई चलता है। कुछ चीजों पे जैसे सब्जी भाजी है, इसके दाम तो बहुत गिर गए हैं, अभी और गिरेंगे। अभी 2-3 हफ्ते में प्याज की फसल आएगी और फिर अप्रैल में आलू की फसल आएगी, तो और कम हो जाएगा। लेकिन जो दूध में थोड़ा अभी इन्फ्लेशन आएगा 3-4 महीने का मेरे ख्याल से, उसके बाद फिर उसकी भी सप्लाई आ जाएगी, किसानों की कमी तो है नहीं। तो मेरे हिसाब से फूड इन्फ्लेशन सबड्यूड रहेगा जब तक इकोनॉमी में स्लैक है। वो जो ग्रोथ के कारण जो इन्फ्लेशन आती है नॉर्मली, वो अभी थोड़ी दूर है। इस बारे में हमें चिंता करनी चाहिए, हमें हमेशा, मतलब वी हैव टू बी अलर्ट, लेकिन ये थोड़ा अर्ली है कि वो मतलब 2 years before the problem emerges you start worrying about it is also perhaps not wise. तो तीसरा एक एलिमेंट है जो बहुत सीरियस है, वो है ग्लोबल इन्फ्लेशन। क्योंकि जो यहाँ की सरकार कर रही है वो यूएस भी कर रहा है, यूरोप कर रहा है, चीन भी कर रहा है। यूएस में तो मिनिमम वेज बढ़ाने की बात हो रही है। अगर मिनिमम वेज उन्होंने सच में बढ़ा दिया तो सच में इन्फ्लेशन का रिस्क जो है काफी बढ़ जाता है। वैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि वो शायद नहीं होगा, मतलब बहुत कम होगा वहाँ। तो और ये जो हार्ड कमोडिटीज में इन्फ्लेशन आ रहा है, स्टील में, आयरन ओर में, ऑयल में, प्लास्टिक्स में, ये मेरे हिसाब से 5-6 महीने में फिर गिर जाएगा। क्योंकि एक हमारी एक सप्लाई चेन में एक थ्योरी होती है सप्लाई चेन बुलविप की, क्योंकि एक ही साथ जब सब लोग इन्वेंट्री बनाना शुरू करते हैं
तो अगर आपका डिमांड इतना भी हिले, तो जैसे वो जो चाबुक हिलता है राइट बुलबुल, ये वो आप थोड़ा सा ऐसे हिलाएं और लास्ट का पार्ट जो है वो 300 किलोमीटर पे चलता है। तो वैसे ही सप्लाई चेन जो है वो जैसे जितनी दूर आप एंड डिमांड से हैं, जैसे आयरन ओर का प्राइस जो है 170-180 होगा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मतलब 2010 में हुआ था, उसके बाद तो 100 के ऊपर भी जाएगा, अभी 160 पे है। और हमारे कोलीग्स कह रहे हैं कि अभी 2-3 साल इस लेवल मतलब 120-130 रहेगा। तो ये जो है जो स्पर्ट आया है, मेरे ख्याल से मे बी अगस्त सितंबर तक ये वापस फेड करना शुरू करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इन्फ्लेशन की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी दिखने वाली है। अभी ग्रोथ इज मच मोर इम्पोर्टेंट। करेक्ट। दो आखिरी सवाल। एक सवाल तो मेरा ये है कि आपने भी देखा है कि इस बार यंग रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत आ रहे हैं बाजार में, जो बहुत अच्छी बात है। इस बजट के बाद जाहिर है कि ये माहौल बढ़ेगा ही। ऐसे लोगों को आपका कोई कजिन आपसे पूछता है तो आप क्या सलाह देते हैं? एक तो ये कि जो मार्केट के दिग्गज होते हैं, और मैं अपने को उनमें नहीं गिनता, जो मार्केट के दिग्गज होते हैं, जो लोग मतलब 30 साल से 35 साल से मार्केट में हैं, उनके भी बहुत डिसीजंस गलत होते हैं। और वो दिन भर, जैसे मेरा तो काम ही है दिन भर बैठ के इकोनॉमी को एनालाइज करना, मार्केट को एनालाइज करना, फिर भी मेरी बहुत सारी कॉल्स जो हैं वो नहीं चलती हैं राइट। वो गलती होती है, कुछ चीज़ें सही होती हैं, कुछ चीज़ें गलत होती हैं। अगर आपका कोई और काम है, आपकी दिनचर्या, आपकी जो आमदनी है वो कोई और काम करके चल रही है, तो आपके पास तो और भी कम समय है। तो बहुत ज़्यादा मार्केट में स्पेकुलेट करने से ज़्यादा मतलब लगता है कि मार्केट जा रहा है तो कुछ आसान से पैसा बन सकता था, वो बनना चाहिए। बेस्ट इज कि अगर आप जवान हैं, आप कुछ पैसे हर साल मार्केट में लगाते रहें। ये आपका फोर्स सेविंग होता रहेगा। और 15-20 साल बाद जब आपके बच्चे कॉलेज जाने को तैयार होंगे, जब आपको बड़ा घर खरीदना होगा, तो उस पैसे का आप यूज़ कर सकते हैं। ये फालतू की ट्रेडिंग और आज इस स्टॉक पे पैसा लगाया, कल किसी और ने टिप दे दी, इससे ये अपने कजिन को मैं यही बताता हूँ कि भाई इसमें आज तक किसी को बहुत सक्सीड होता मैंने नहीं देखा। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल जो है वो मैं आपसे कोई स्टेट सीक्रेट नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि आपका एक परिचय और है कि आप प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी हैं। और आपने बहुत सही कहा कि कई आइडियाज वो आ गए जो 5-10 साल से आप और आप जैसे कई कॉलीग्स दे रहे थे। कम से कम वो शब्द प्राइवेटाइजेशन जैसे दिखलाई पड़े इस बजट में। तो मैं आपसे समझना ही चाहता हूं कि ये पहले था कि पॉलिटिकल लीडरशिप जब बात करेगी तो वो तो पॉपुलिज्म उसका पहला कैच फ्रेज होगा। अब उसकी जगह ग्रोथ और प्राइवेटाइजेशन जैसे शब्द अगर लेक्सिकन में आ गए हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डेटा को लेकर के बड़ा डिबेट था, आप लोगों को दूसरे सोर्सेज से डेटा देखने पड़ते थे। इस बार थोड़ा सा डेटा ट्रांसपेरेंसी कहें या थोड़ा सा खोल दिया कि भाई देखिए हम बता देते हैं आपसे। इज इट कंप्लीट और इज इट अ वर्क इन प्रोग्रेस? अभी डेटा ट्रांसपेरेंसी और चाहिए? बजट की ट्रांसपेरेंसी तो काफी इंप्रूव हो गई है। जैसे पहले होता कि जब डेट टू जीडीपी कैलकुलेट करना है तो उसमें आपने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का डेट लिया कि नहीं, तो अब 4 लोग डिबेट कर रहे हैं कि नहीं नहीं उसके चार्ट में नहीं है, इसके चार्ट में है। अब सब कुछ सामने है राइट, अब आप देख लीजिए और आगे बढ़िए। तो ये तो हो गया। बट डेटा क्वालिटी इंप्रूवमेंट आई थिंक, अब जैसे आप स्टेट गवर्नमेंट का देखें, अब इसमें पीएम कुछ कर सकते हैं, मतलब करने को मतलब कोशिश जारी रहती है। नहीं ये वैलिड प्रॉब्लम है कि स्टेट के लेवल पे हालत बहुत खराब है, कोई डेटा ही नहीं है। अभी कुछ 3.25 लाख करोड़ सरकार का कैश जो है वो आरबीआई के पास है राइट, और ये अब नॉर्मली हाई है। इस समय में ऐसा नहीं होता है। थोड़ा आप खोजबीन करें पता चलता है कि बहुत सारा कैश स्टेट गवर्नमेंट्स का है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट से खर्च ही नहीं हुआ। आप समझें कि बहुत सारे स्टेट्स, अब कुछ स्टेट्स को प्रॉब्लम है भी कि उनको इस साल टैक्सेस बहुत कम आए हैं क्योंकि लॉकडाउन के कारण नुकसान हुआ। अब उसके बावजूद उनका कैश जो है वो सरप्लस कैश पड़ा हुआ है। और क्योंकि जैसे हम आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, बहुत सारी सरकारें तो हैं वो ऑफिसर्स जो हैं वो फाइल लाइए बाबू, तो वो फाइल लाएंगे, वो फाइल तो वर्क फ्रॉम होगा नहीं, तो वो खर्चा हुआ नहीं है। उनका डेफिसिट कितना है वो कुछ पता ही नहीं है। तो और जो नया बजट भी आएगा, जैसे अब स्टेट गवर्नमेंट के बजट आने शुरू हो जाएंगे, उसमें भी ये जैसे हमारे बिहार का ही आप बजट देखिए कि रिवाइज एस्टिमेट्स में 7.5-8% डेफिसिट आता है और एक्चुअल डेफिसिट 3 का होता है।
तो क्या होता है कि वो जब बजट बन रहा होता है तो उस साल का ही नंबर सरकार के पास नहीं होता है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं बोलते हैं अरे खर्च ही नहीं हुआ, चलिए ले लीजिए वापस। तो इस तरह का आई थिंक ये डेटा इंप्रूवमेंट जो है, और ये आई थिंक केंद्र सरकार के लेवल पे भी अभी काफी हद तक क्लेंजिंग हुई है, बट आई थिंक फ्रॉम अ मेजरमेंट ऑफ द इकोनॉमी, मतलब आप इकोनॉमी की ग्रोथ को कैसे मेजर कर सकते हैं। अब जैसे आप देखें कि वो जो एडवांस एस्टिमेट आया, वो जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आया, वो उसमें उन्होंने पूरा बजट का नंबर ही लिया हुआ था कि जैसे सरकार की खर्च कितना होगा, तो उन्होंने काफी हद तक वो ग्रोथ माना हुआ था। अब कैन वी इम्प्रूव दोज असेसमेंट्स कि वो -7.7 नहीं होके वो एक्चुअली -6.5 होना चाहिए था। तो इन सब चीजों के मैं सीएसओ को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, वो भी अपने ही कंस्ट्रेंट्स में काम करते हैं, बट एज अ सिस्टम आई थिंक हमें अपने इकोनॉमी के मेजरमेंट को और इम्प्रूव करना चाहिए, और काफी स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। दरअसल इससे आइडिया ये आता है कि आप जैसे और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं और हम जैसे लोगों को मिलकर के अब स्टेट फाइनेंसेस पर अपनी कवरेज और एनालिसिस और कमेंट्री बढ़ाने की जरूरत है, उसके बगैर नहीं होगा। एकदम। और ये आपका कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं पिछले 6-7 साल से मतलब अपने लेवल पे, छोटे से लेवल पे मुहिम मैंने छेड़ दी है कि भाई मैं हर साल 15 बड़े स्टेट्स के बजट को एनालाइज करके उस पर रिसर्च लिखता हूँ, जिससे एटलीस्ट अवेयरनेस बढ़े और मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, क्योंकि स्टेट्स पुट टुगेदर केंद्र सरकार से 70 से 90% ज्यादा खर्च करते हैं। बिल्कुल। तो इस बार जब आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे तो हम लोग बैठ करके एक चर्चा और करेंगे। दिस विल बी रियली वेरी यूजफुल फॉर एवरीवन। जरूर 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 जरूर। बहरहाल आपका मैंने काफी वक्त ले लिया, बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ बजट और इकोनॉमी ही नहीं, यंग इन्वेस्टर्स के लिए भी एक शानदार मास्टर क्लास हो गई। नीलकंठ, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।